हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम सुब्रत पांडे है। मैं पढ़ाता हूँ और जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि आज हम लोग 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 10 में अध्याय नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर में बिना कॉन्सेप्ट सीखे अगर आप सीधे चैप्टर के सवाल लगाने जाते हैं, तो यकीन मानिए आप कोई सवाल नहीं लगा पाएँगे। तो इसलिए सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं वो समझेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अध्याय के सवाल भी लगाएँगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि चैप्टर का नाम ही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यानी इसका मतलब कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब कोई भी हम 2 चर लिख दें, ये आपको एक समीकरण दिख रहा है, या इसको आप बहुपद भी कह सकते हैं, क्योंकि एक से अधिक पद जब भी होंगे तो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी 3 पद का मतलब हुआ कि 1 से अधिक है, और 1 से अधिक है तो इसको बहुपद भी आप कह सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, और 2 चर वाले, आपको एक चर x दिख रहा है और एक चर y दिख रहा है। तो कुल मिला के इस पूरे बहुपद में कितने चर हो गए? 2 चर। और रैखिक समीकरण क्यों कहा गया है? तो आप देख पा रहे हैं कि x पे यहाँ भी एक घात है और यहाँ भी एक घात है। मतलब कि अगर कोई घात नहीं है, इसका मतलब आपका एक घात होता है, और जब अगर चर राशि पर अगर एक घात है, मैक्सिमम एक घात अगर है, तो वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपका कोई भी बहुपद जिसमें 2 चर हो और दोनों चरों पे जो मैक्सिमम घात हो, अगर 1 हो, तो इसका मतलब वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब थोड़ा-सा देखते हैं कि एक समीकरण हम लिख दें 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर इसको आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए, तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। 5x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 अपॉन 5 काट देंगे, x का मान कितना आ गया? 2 आ जाएगा। लेकिन यहीं पर दूसरी तरफ अगर आपसे कहा जाए कि आप 2 चर वाला कोई समीकरण लिख दें, अब इसको सॉल्व करके बताइए, तो आपको यहाँ से दिक्कत होने वाली है। क्योंकि एक चर था तो आपने उसे लेफ्ट साइड में रोक लिया और अचर पद को दाएं तरफ भेज के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो तरीके हैं वो हम आगे सीखने वाले हैं। लेकिन हमने एक आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू बताया कि यह जो आपका समीकरण है, इसमें 2 चर हैं, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, सॉल्व करने के तरीके उसके आगे हैं, जो आप आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है, वो आपका मानक रूप जो होता है, मानक रूप, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप बताइए, तो आपका मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसका आप इसे कंपैरिजन करें, तो जो x का गुणांक होगा वो a होगा, जो y का गुणांक होगा वो b होगा, और लास्ट वाला तीसरा पद जो होगा वो अचर पद होगा। यानी अगर यहाँ से आप इसकी तुलना कर ले सीधे-सीधे, तो a की जगह पर क्या है? 5 है, b की जगह पर 3 है, और c की जगह पर -8 है। यानी अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन कर ही लें, ए बराबर यहाँ से 5 हो जाएगा, बी बराबर यहाँ से 3 हो जाएगा, और सी बराबर हो जाएगा माइनस। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग बातें समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको बताएंगे कि जो चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी जो भी समीकरण जोड़े में आएगा, तो उन समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और भी कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद मैं चाहूंगा इसको इरेज करूंगा। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने अभी जो आपको यहाँ पे हमने लिख रखा था कि मानक रूप हमने बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हमने यहाँ पे इन दोनों समीकरण को, यानी मानक रूप को हमने 2 समीकरण के रूप में लिख दिया। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि यह एक रेखा का समीकरण हो गया, और ये दूसरी रेखा का समीकरण हो गया। मतलब ये दोनों आपके जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, मतलब समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड, वो दोनों अलग-अलग 2 रेखाओं को अगर प्रदर्शित कर रही हैं, तो आगे हमको 2-3 कॉन्सेप्ट समझना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? तो आप उसको ध्यान देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के मानक समीकरण को हमने 2 रेखाओं के रूप में यहाँ पे दिखा दिया। यानी अगर ये एक रेखा को अगर प्रदर्शित करे, दूसरी अगर दूसरी रेखा को प्रदर्शित करे, तो उसके लिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है 3 कंडीशन है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, पहला अगर हम इसकी बात करें पहले फिगर की, तो इसको आप कह सकते हैं क्या? प्रतिच्छेदी रेखाएँ, प्रतिच्छेदी रेखाएँ। आप देख भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि दोनों रेखाएँ एक दूसरे को एक बिंदु पर अगर कट करेंगी, तो दोनों रेखाएँ क्या कहलाएँगी? प्रतिच्छेदी रेखाएँ। दूसरा रेखा को हम कहेंगे समपाती रेखा।
समपाती रेखा। अगर दो रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले फिगर में एक रेखा ए बी है, दूसरी रेखा सी डी है, एक बिंदु मान लो हम इसको बिंदु यम दे देते हैं नाम, बिंदु यम पर कट कर रही है, मतलब दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है। अब यहाँ पर क्या है, एक रेखा ए बी है, देखेंगे थोड़ा सा बड़ी आपको दिखाया गया फिगर में, दूसरी रेखा सी डी है जो थोड़ा छोटा दिखाया गया है, मतलब कुल मिला के बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ये ए बी और सी डी रेखाएं हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे, समपाती रेखाएं। और तीसरा जो है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर रेखाओं की परिभाषा क्या होती है कि जब किन्हीं दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान हो तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब इसके आगे का क्या है, इसके आगे का हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसके आगे देख पा रहे हैं, जहां तक यहाँ तक तो हमने आपको समझाया ही था। अब ये हमने दो दो समीकरण युग्म जो हमने जोड़े के रूप में लिख दिया। अब ये हमने समीकरण क्यों लिखा, आप अगर इन दोनों मानक समीकरणों से तुलना करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि a1 अपान a2 हम ज्ञात कर लें। a1 अपान a2 क्या हो जाएगा, 3 अपान 5। फिर b1 अपान b2 ज्ञात कर लें, क्या हो जाएगा, 5 अपान 3। फिर से एक बार देख सकते हैं आप लोग, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, ये आपका C1 है, चिन्ह सही ध्यान देंगे, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। तो हमने A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2, तो C1 अपान C2 क्या हो जाएगा, -8/-, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 8/। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि A1 अपान A2, फिर B1 अपान B2 और फिर C1 अपान C2, ये कोई भी चीज आपस में बराबर आपको नहीं दिख रही है, ऐसा आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या समझे कि अगर आपसे सवाल में आगे चैप्टर में पूछा जाएगा कि आप वह प्रतिबंध बताइए जिसके लिए दो रेखाएं क्या हो जाए, दो दी गई रेखाओं के समीकरण से वो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाए, तो आप यह कंडीशन चेक करेंगे, यदि A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 कोई भी चीज आपस में बराबर ना आए, तो यानी इसका मतलब कि दोनों रेखाओं से जो दिया हुआ समीकरण है वो क्या हो जाएगा, मतलब वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अब इसी तरह इसका भी चेक करते हैं, क्या हो जाएगा भाई, A1 अपान A2 4/8, यानी इसको काटेंगे आप, आ जाएगा 1/2। फिर B1 अपान B2 क्या हो जाएगा, 7/14, यानी इसको भी काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये भी 1/2। फिर C1 अपान C2 ज्ञात कर लें, क्या हो जाएगा भाई, -8/-16, माइनस माइनस कट गया, ये भी 8 एकम 8, 8 दूनी 1/2। यानी इसका मतलब आप यहाँ से देखेंगे A1 अपान A2 भी 1/2 आया, B1 अपान B2 भी 1/2 आया और C1 अपान C2 भी 1/2। अर्थात यहाँ से अगर आप देखना चाहें, थोड़ा सा हम इसको नीचे मस्त करते हैं, यानी A1 अपान A2, B1 अपान, क्या देख सकते हैं कि A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 तीनों को सॉल्व करने पे तीनों 1/2 आया, मतलब तीनों आपस में इक्वल आया। यानी आप यहाँ से निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि यदि दो दी गई रेखाओं के समीकरण के द्वारा यदि A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 बराबर आ गया, तो यह एक प्रतिबंध निकल के आ गया। इस प्रतिबंध पर अगर दोनों रेखाएं हैं, यानी दी गई दोनों रेखाओं के द्वारा अगर फुलफिल हो रहा है, मतलब A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 तीनों आपस में बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। अब हम तीसरे की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे A1 अपान A2 क्या आ रहा है, आप देख पा रहे हैं 5/10, यानी इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1/2। फिर आप B1 अपान B2 चेक करें, क्या आएगा भाई, 6/12, यानी इसको सॉल्व करेंगे 1/2। फिर से C1 अपान C2 ज्ञात करें, तो -7/-9, माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ गया 7/9। इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा हम ऊपर बताते हैं यहाँ कि A1 अपान A2 और B1 अपान B2 ये तो आपस में बराबर आ रहा है, लेकिन C1 अपान C2 इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो ये तीसरा प्रतिबंध है, आप ध्यान देंगे, ये जो समांतर रेखा का नीचे जगह नहीं था यहाँ, तो यहाँ A1 अपान A2, B1 अपान B2 तो आपस में बराबर होगा, किंतु C1 अपान C2 आपस में बराबर नहीं होगा। इस तरह से आप अगर इस पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट से आपको ये समझ में आएगा कि अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इनका जो कंडीशन है A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 क्या होगा, कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा। जबकि इसी तरह से दूसरा प्रतिबंध देखेंगे, अगर दो रेखाएं समपाती हैं तो उनका प्रतिबंध क्या निकल गया,
A1/A2, B1/B2 और C1/C2 क्या होगा आपस में बराबर होगा। जबकि तीसरा प्रतिबंध समांतर रेखाओं का है, तो A1/A2 और B1/B2 तो बराबर होगा, किंतु C1/C2 बराबर इन दोनों के नहीं होगा। अर्थात निष्कर्ष रूप में आप इसको समझ सकते हैं कि तीनों की अलग-अलग जो कंडीशन है, इनके हिसाब से इनका जो प्रतिबंध है, हमने यहाँ पे सवाल भी 2-2 समीकरण भी लगाया, दोनों समीकरण साझा समझाया कि हाँ कैसे ये आपस में बराबर नहीं है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर तीनों आपके A1/A2, B1/B2, C1/C2 आपस में बराबर हैं, तो वो संपाती रेखाएं हो जाएंगी। और लास्ट में अगर A1/A2, B1/B2 बराबर हो किंतु C1/C2 बराबर ना हो, इसका मतलब वो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। यहाँ से थोड़ी सी चीजें और आपकी बचती है, जो मैं चाहूंगा कि इसके बाद मैं आपको बताऊं, तो इसको इरेज करना पड़ेगा। तो अब जैसा कि आपको हमने बताया भी है, तो व्हाइट बोर्ड ये पूरा फिल हो गया था, तो हमने उसको खाली करने के लिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फिर से हमने उसी कंडीशन में दोबारा लिख दिया, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी जानना है। मैं 2 बार तीसरी बार संभवतः बता रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों अगर आपस में बराबर है तो रेखाएं संपाती होंगी। और A1/A2, B1/B2 तो बराबर है, लेकिन तीसरा C1/C2 अगर बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अब इसके बाद जो सवाल का पूछने का तरीका है आपके अगले अध्याय में, वो ये पूछता है कि आप बताइए इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों को समझ के कि इनके एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा या अनेक हल प्राप्त होगा या कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो उसका कंडीशन क्या है, तो आप फिगर समझते हैं कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को अगर कम से कम एक भी बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उसका एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा किसके लिए, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। दूसरा कंडीशन क्या है कि संपाती रेखाएं। अब इसका चूंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद मतलब अनगिनत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अतः इसका क्या प्राप्त होगा, अनेक हल प्राप्त होगा, अनेक हल प्राप्त होगा। और लास्ट में आप देख पा रहे हैं कि दोनों समांतर रेखाएं कहीं पर भी किसी एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, अतः आप कह सकते हैं कि इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अर्थात हमने आपको फिर से दोबारा बताया ना, हमने सही समझा कि अगर आप दोनों रेखाएं फिगर के माध्यम से समझना, इसको बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा यहाँ से अगर इसको याद करना चाहें, थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा अगर ये कंडीशन इसके साथ याद करें, लेकिन अगर फिगर आपके दिमाग में है, माइंड मैपिंग कर पा रहे हैं, तो दोनों फिगर ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो आपका एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अगर अनगिनत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें मतलब संपाती है, तो आप समझ सकते हैं कि अनगिनत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे तो अनेक हल प्राप्त होगा। और तीसरा, अगर दो रेखाएं समांतर है मतलब किसी एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, इसका मतलब कि कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग के हेल्पफुल हुआ होगा। और दो चर वाले रैखिक समीकरण जो अध्याय है, अध्याय 3 क्लास 10 का मैथ का जो कॉन्सेप्ट था, अभी एक वीडियो और बन सकता है। कॉन्सेप्ट के लिए कुछ कॉन्सेप्ट अभी और बचा हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के लिए इतना ही। और मैं आशा करता हूँ आपका वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो मैं अगर थोड़ा सा किनारे हो जाऊँ, तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।